हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों का ब्रेंडे स्टूडियो पर यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज से जो हमारी क्लासेस हैं एम्स और सीआईएसएफ के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो क्लासें रहेंगी वो इस बार इंटीग्रेटेड टाइप से रहेंगी। आप समझिए, अगर मैं आपको फार्माकोलॉजी का कोई भी टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में आपको उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री भी साथ साथ में ही क्लियर करवाएंगे हम। अगर हम आपको कोलॉजी का कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हम उनके स्ट्रक्चर्स को, उससे रिलेटेड हम सार को यहीं पे पढ़ लेंगे, जिससे आप एक नोट्स बनाइए और आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएं। ठीक है। बाकी टीचर्स जो भी हमारे साथ हैं, आपको अनमोल सर यहाँ पे जब एचएपी पढ़ाएंगे तो एचएपी का सीन यही रहेगा कि एचएपी में आपको फार्माकोलॉजी का टच देखने को मिलेगा। आप इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ेंगे साथ साथ में, जैसा फार्मा, नॉन फार्मा, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है सारी चीज़ें हम आपकी कवर करवाएंगे। बस आपको ध्यान देना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है और कैसे इसको पढ़ना है, एक एक चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे एएनएस क्या है। ठीक है, हम दोनों ही यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जिससे जो स्टूडेंट्स बी फॉर्म और डी फॉर्म जो भी है, जिसमें भी आपने पढ़ाई करी हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एएनएस अगर सीधे से सिंपल से वर्ड्स की बात करिए तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, वॉलेंट्री नहीं होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ये वर्क नहीं करती हैं, अनैच्छिक होती हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएनएस वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री, तो आपको ध्यान रखना है क्या है वो, यहाँ पे इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है। ऑर्गन्स डोंट एट्रोफी आफ्टर नर्व सेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी आपका जो क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि अगर ऑटोनॉमिक नर्व को काट दिया जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स पर वो वर्क करती है उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बोले तो ना ही उनके कोई साइज पर, ना ही उनके शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी पर्सन की क्या ऑटोनॉमिक नर्व काट दिया जाए तो उससे रेगुलेट होने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया, हो सकता है इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बन जाए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, डू या डोंट, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्टूडेंट्स किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, साथ साथ में पैरासिम्पैथेटिक, और आपका एंटरिक सिस्टम में क्या होता है, डिवाइड होता है। बहुत अच्छे ढंग से हम समझेंगे यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, बस आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहिए। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से यहाँ पे होते हैं आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में, कौन से, नॉन एड्रेनालिन, कहाँ पे डोपामीन, कहाँ पे आपका एसिटाइलकोलिन कहाँ पे रिलीज होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे किसका, कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है आपका। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपका, उसकी ओरिजिन क्या होती है, उसकी ओरिजिन होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे थोरैकोलम्बर। तो आपको याद रखनी है क्या है इसका, T1 और L2, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिंपैथेटिक सिस्टम का जो ओरिजिन है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, आपने जो भी नोट्स पहले से बनाए उनको ओपन कर लीजिए, नहीं बनाए हैं तो हमारे साथ आप बनाते रहिए। ठीक है। कैसे होती है इसकी उत्पत्ति, थोरैकोलम्बर कहाँ पे, T1 और L2 से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है। किसके कंपैरिजन में, प्री गैंग्लियोनिक के कंपैरिजन में, प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, लॉन्गर होता है। और लॉन्गर भी हो सकता है या तो फिर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो मोस्टली क्या होता है, लॉन्गर ही होता है। किसके कंपैरिजन में, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के कंपैरिजन। तो आपको याद रखना है सिंपैथेटिक सिस्टम में अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या लॉन्गर है तो क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक है। और इसी जगह पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो आपका होता है उसमें क्या होता है, आपका जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो क्या रहता है, आपका लॉन्गर रहता है। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर बात करें तो नॉन एड्रेनलिन क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम में आप पढ़ते हो तो नॉन एड्रेनलिन की ही बात आती है। ठीक है।
स्टाइल कोलिन भी इसमें रहता है, स्वेट ग्लैंड्स में वो रहता है, लेकिन मेनली वो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से ही रिलेट होता है। ठीक है, डोपामीन जो आपका रहता है वो रीनल वेसल्स में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम में जो आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या रहता है आपका स्टूडेंट्स, नॉर एड्रेनालिन रहता है। ये बात यहाँ पे आप याद रखोगे। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे अभी आप इसको जो यहाँ पे डायग्राम बना है इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी जब मैं आपको भी आगे की क्लासेस में सिंपैथेटिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं इसका आपको साथ साथ में केमिकल के साथ साथ भी केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, टायरोसिन में किस तरीके का हाइड्रोक्सिलेज हो जाता है तो वहाँ पे एल डोपा बनता है, फिर एल डोपा में किस तरीके से यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज होता है, क्या जुड़ता है, क्या वहाँ पे हटता है। ये सारी चीज़ें जिस दिन हम यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि सिंपैथेटिक सिस्टम में होता क्या है। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये आपका जो टायरोसिन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। टायरोसिन जो होता है वो आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो आपका एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, अरे यार तो ये जो आपका टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, एल डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपका एल डोपा डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है डोपामीन में कन्वर्ट होता है। और ये किस में इंटर करता है, ये वेसिकल्स में इंटर करता है। और ये इसी के अंदर क्या होता है, डोपामीन से आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपका नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डोपामीन से नॉन एड्रेनालिन का जो कन्वर्जन है वो कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे होता है, आपका वेसिकल्स में होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये नॉन एड्रेनालिन आपका बाहर आ जाता है। और ये जब आपका बाहर यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है तो ये आपके जो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पर क्या है, बाइंड करता है। ठीक है, बाकी ये जो भी चीज़ें हैं ये इसका यहाँ पे कैसे डिग्रेडेशन होता है आगे जब हम भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे हमने आपको जस्ट इसका एक टच दे दिया कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेन चीज़ जो मैं अब यहाँ से डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपको सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। ठीक है, आपका पैरासिम्पैथेटिक जो आपका सिस्टम होता है वो कब एक्टिव रहता है, किस कंडीशन में वर्क करता है, आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट में वर्क करता है। और आपका जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो आपका कौन होता है, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में रहता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। ठीक, अब इसकी ओरिजिन स्टूडेंट्स कहाँ से होती है, पैरासिम्पैथेटिक की जो ओरिजिन होती है वो होती है आपकी क्रैनियोसैक्रल। और यहाँ पे आपको नंबर याद रखने हैं, क्रैनियोसैक्रल कौन सा, 3, ठीक है, 7, 9 और 10। और यहाँ पे जो आपका सैक्रल में कौन कौन से रहते हैं, 2, 3, 4, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल आप अच्छे ढंग से यहाँ पे एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आप बिल्कुल इसको रट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है पैरासिम्पैथेटिक में वो क्या होता है, लॉन्गर होता है, किसके कंपैरिजन में, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में। और जो अभी मैंने आपको सिंपैथेटिक सिस्टम में बताया था वहाँ पे क्या था, आपका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर था वो क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे वहाँ पे शॉर्ट था, वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो था वो क्या था, लॉन्गर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे स्टाइल कोलिन रहेगा, जो आपका प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों जगह पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, साथ साथ में जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये चीज़ भी याद रखने लायक है। यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम या आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपका है वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो आपका स्टाइल कोलिन बाहर निकलता है और स्टाइल कोलिन आपका यहाँ पे निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है। क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टाइल कोलिन जो होता है, ठीक है, वो कोलिन के अपटेक होता है यहाँ पे और कोलिन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, आपका एसिटाइल कोलिन बनाता है। फिर एसिटाइल कोलिन आपका वेसिकल्स में एंटर करता है और ये वेसिकल से एंटर करने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस यहाँ से बाहर निकल के आता है। जब ये बाहर निकल के आता है तो फिर ये किस पे बाइंड करता है, आपका यहाँ पे
ये मस्करेनिक रिसेप्टर और साथ साथ में और किस पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पर ये बाइंड करता है। ये चीज़ यहाँ पे क्या है, एसिटाइलकोलिन की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि अब आप चाहते हो कि एसिटाइलकोलिन आपके बॉडी में ना बने, तो आपको उसके लिए करना क्या होता है, आप कोलिन के जो आपका यहाँ पे रीअपटेक होता है, इसको आप क्या करिए, अपटेक को क्या कर दीजिए, यहाँ पे इनहिबिट कर दीजिए। ठीक है, कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज करोगे, हेमी कोलिनियम ड्रग को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोलिन के रीअपटेक को क्या कर सकते हो, इनहिबिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो वेसिकुलर अपटेक है, इसको इनहिबिट अगर आपको करना है तो आपको क्या यूज करनी है, बेसामिकोल ड्रग यहाँ पे यूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से एसिटाइलकोलिन बाहर ही ना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ब्यूटोलिनम यहाँ पे टॉक्सिन्स का यूज़ करते हो, जो क्या करता है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, इनहिबिट कर देता है। ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आपका जो ACHA एंजाइम होता है, यहाँ पे ACHA का मतलब होता है यहाँ पे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो होता है, वो क्या करता है, आपका एसिटाइलकोलिन को कोलिन और एसीटेट में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसको रोकने के लिए, ठीक है, आप क्या यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, इसको क्या यूज़ करते हो, इस जगह पे कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स को यूज़ करते हो। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एसी जो आपका एसिटाइलकोलिन होता है, एसिटाइलकोलिन से कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्जन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, या यहाँ पे इनको हम बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्शंस किसका, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के क्या एक्शन होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, अभी हम किसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को पढ़ेंगे। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे एक बार सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का आपस में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या रहता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। बट यही चीज़ यहाँ पे अगर आप पैरासिम्पैथेटिक में देखोगे तो क्या होता है, हार्ट रेट यहाँ पे कम हो जाता है और कंडक्शन को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ब्रोंकाई पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, जीआईटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे ये मूवमेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे मेड्रासिस करता है। ठीक है, क्या है, पीपल पर क्या करता है, ये मेड्रासिस करता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे म्योसिस करता है। मेड्रासिस मतलब पुतली को फैलाता है, और ये क्या करता है, पुतली को सिकोड़ता है। फिर देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, यूरिन का जो आउटफ्लो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें क्या रहता है, आपका यूरिन का आउटफ्लो जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके थ्रू सेक्रीशन क्या होता है, वो आपका यहाँ पे घट जाता है, लेकिन यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में जो सेक्रीशन होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जस्ट हमने एक कंपेयर किया है यहाँ पे कि सिंपैथेटिक सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक में क्या ऐसा होता है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट क्या 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 रहता है, आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट रहता है, आपके ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से रहते हैं स्टूडेंट्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपके कौन कौन से रहते हैं, एक रिसेप्टर आपका रहता है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरा आपका कौन सा रहता है यहाँ पे, मस्करेनिक रिसेप्टर। ओके, जो आपका यहाँ पे निकोटोनिक में कौन कौन से रहते हैं, दो होते हैं रिसेप्टर, एक एनएन रिसेप्टर रहता है और एक आपका एनएम रिसेप्टर रहता है। ठीक है, जो आपका एनएन रिसेप्टर होता है ये कहाँ होता है, आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, और कहाँ पाया जाता है, एड्रेनल मेडुला में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आपका जो एनएन रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ पे होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, और साथ साथ में कहाँ पे पाया जाता है, एड्रेनल मेडुला में पाया जाता है। जो आपका एनएम रिसेप्टर है ये कहाँ होता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसका एक्शन क्या रहता है, निकोटिनिक रिसेप्टर का क्या रहता है, ये क्या करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, जो आपके सिस्टम होते हैं इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके थ्रू, एसिटाइलकोलिन के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा, ये निकोटिन की यहाँ पे जो आप एनएम यहाँ पे जो निकोटिन रिसेप्टर की आप प्रॉपर्टी को यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये क्या करता है, यहाँ पे जो एसीएच होता है आपका एसिटाइलकोलिन होता है वो क्या कर देता है, आपका स्केलेटल मसल का क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किससे, ये आपका एनएम का काम है, ये आपका किसका काम था, एनएम का काम था। ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए जो आपका मस्करेनिक रिसेप्टर है इसमें ये आपका M1 है,
ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये गैस्ट्रिक में पाया जाता है, साथ साथ में सीएनएस में भी पाया जाता है। M2 आपका कहाँ होता है, हार्ट में होता है, सीएनएस पर भी रहता है। M3 कहाँ रहता है, आपका आई में होता है, GIT में रहता है, ब्लैडर में होता है, ब्रोंकस में होता है और साथ साथ में आपका ग्लैंड्स में पाया जाता है। ट्रिक को भी याद कर सकते हो, ठीक है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। पहले खाने का मतलब पहले खा लो, तो कहाँ होता है आपका स्टमक में होता है, कौन सा M1, तो उसके बाद 2 दूसरे नंबर की बात कही है तो दिल लगाओ, मतलब सेकंड कहाँ पाया जा रहा है, आपका हार्ट में पाया जा रहा है। बाकी और जो बची हुई चीज़ें आई, GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस, वहाँ पे क्या होता है आपका M3 रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये एक जस्ट एक छोटी सी बात यहाँ पे आप समझ गए। M1, M2, M3 कहाँ पे होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर आपका कहाँ पे होता है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हम इसकी डिटेल में इफेक्ट को बताएंगे। क्या करता है हार्ट पे, क्या इफेक्ट पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, क्या होता है यहाँ पे। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आप समझिए हार्ट पर क्या होता है, नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट पड़ता है। बोले तो क्या कि हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है और हार्ट का जो कंडक्शन होता है स्टूडेंट्स वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किस केस में, आपका जो मस्क्रानिक एक्शन होता है आपके पैरासिम्पैथेटिक केस में, आपका जो हार्ट होता है उसमें क्या रहता है, यहाँ पे हार्ट रेट और हार्ट कंडक्शन दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप क्योंकि इस पे क्या होता है, जो हार्ट पे यहाँ पे जो आपका मस्क्रानिक सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट पे क्या इफेक्ट डालता है, इनहिबिटरी इफेक्ट यहाँ पे डालता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। ओके, इसका ग्लैंड्स पर क्या रहता है, ये सलाइवेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। सलाइवेशन बढ़ाएगा मतलब सलाइवा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कनेक्ट करिए कि वहाँ पे आपकी बॉडी में क्या करेगा, ये स्वेटिंग भी बढ़ाएगा, स्वेटिंग बढ़ाएगा, साथ साथ में ये क्या करता है, लैक्रिमेशन को भी इंक्रीज करता है। आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, आई पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ये मियोसिस और एकोमोडेशन को काज करता है। मियोसिस में आप क्या करोगे, समझ लेना आप, ये पुतली को सिकोड़ देता है और क्या करता है, जो मांसपेशियां हैं उनको क्या कर देता है, संकुचित कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। कहाँ होता है आपका, आई पे कौन सा रिसेप्टर होता है, आई पे आपका रिसेप्टर होता है M3, ठीक है। ब्लैडर पे क्या रहता है, ये ब्लैडर पे क्या रहता है, ये देखिए डिफ्यूजर स्टिमुलेशन, बोले तो यहाँ पे मिक्चुरेशन क्या करता है, मूत्र निष्कासन को ये क्या करता है, बढ़ाता रहता है। ये यूरिन के फ्लो को क्या करता है स्टूडेंट्स, बढ़ाता है, ठीक है। और जो आपके क्या रहते हैं, ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। जब आप एंटीकोलिनर्जिक लेते हो तो वो क्या करते हैं, उस यूरिन के फ्लो को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब उन्हें यूरिन के फ्लो को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, यूरिन के फ्लो को यहाँ पे कम कर देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक का यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कहें, डायरेक्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ब्लड वेसल्स पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके यहाँ पे एंडोथेलियम की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनओ का यहाँ पे रिलीज होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन होता है। ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। वैसोडाइलेशन हो जाता है, किसकी वजह से, एनओ यहाँ पर रिलीज होता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाता है। ये सिंपल सी हैं चीज़ें, इनको आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग क्लासिफिकेशन हम आपको बताते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग होती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली एक्टिंग में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आते हैं। आपको अब आपको याद कैसे करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग जो आपकी ड्रग है उसमें कौन कौन सी आती है स्टूडेंट, स्टाइलकोलिन आती है, पिलोकार्पिन आती है, मिथाइनिकॉल आती है, मेथाकोलिन आती है और क्या आता है आपका कार्बाकोल आता है। याद कैसे रखोगे, जैसे डायरेक्ट है, ठीक है, तो आप समझते हो जब भी आप कहीं वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे एक आपका डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो, ठीक है, कि डायरेक्टर, ठीक है। एक ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, डायरेक्टर पिलो, ठीक है, कार में बैठे हैं, क्या है, डायरेक्टर पिलो कार में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी से आप याद रखोगे क्या, डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। पिलो से याद रखोगे आप पिलो कार्पिन, क्या याद रखोगे, पिलो कार्पिन याद रखोगे। कार से आप यहाँ पे याद रखोगे कार्बाकोल, ओके। मी से आप यहाँ पे याद रखोगे मेथाइकोलिन, ठीक है। और बैठे से आप याद रखोगे यहाँ पे पैथाइकोलिन, ठीक है। बिथेनिकॉल यहाँ पे कार में बैठे, हाँ, ये जो आपका बिथेनिकॉल, ठीक है। बैठे से आप याद रखोगे बिथेनिकॉल, ठीक है, याद रखिएगा आप ये, ठीक है। और स्टाइलकोलिन तो आप याद ही रखोगे, जब डायरेक्ट एक्टिंग है तो स्टाइलकोलिन का नाम सबसे पहले आएगा। ये एक ट्रिक याद कर लो, डायरेक्टल
डायरेक्टर पिलो कार में बैठे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर से मतलब डायरेक्ट एक्टिंग, पिलो से मतलब पिलो कार्पिन, कार से मतलब यहाँ पे क्या होगा कार्बाकोल, में का मतलब हो गया यहाँ पे मेथाकोलिन, और यहाँ पे बैठे से मतलब हो गया आपका मिथेनिकोल। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये क्या रहेगा आपका डायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में दो कैटेगरी हैं, एक आपकी लिपिड सोल्यूबल, दूसरी आपकी कौन सी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वाटर सोल्यूबल है। अब यहाँ पे देखिए वाटर सोल्यूबल कौन कौन सी हैं, वाटर सोल्यूबल के नाम सबसे पहले याद करिए। वाटर सोल्यूबल में है नियोस्टिगमीन, पाइरोस्टिगमीन और क्या है आपका इड्रोफोनियम। ठीक, अब इनको कैसे याद रखेंगे, वाटर, वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पानी। ठीक है, तो पानी से आप याद रखोगे पेन, क्या याद रखोगे, पेन। ठीक है, पेन याद रखोगे, PEN। ठीक है, अब PCEN याद रखोगे तो N का मतलब क्या होगा यहाँ पे नियोस्टिगमीन होगा, E का मतलब यहाँ पे क्या होगा एड्रोफोनियम होगा, P का मतलब क्या होगा पाइरोस्टिगमीन होगा। तो आपको यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ड्रग भी यहाँ पे क्या हो गई, याद हो गई, जो किसमें आती है आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग में रिवर्सिबल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, बाकी बची हुई यहाँ पे फाइसोस्टिगमीन, पैक्रीन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामाइन, ये आपकी क्या होती हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक्स को आप अपने आप से बनाइए और इनको याद कर लीजिए। इरिवर्सिबल में क्या रहता है आपका, इरिवर्सिबल में आपकी जो ड्रग रहती है मेलाथायोन होती है। ठीक है, आर्गेनोफॉस्फेट यहाँ पे निकल रहा है, तो फॉस्फेटेज से आप यहाँ पे याद रखना कि जैसे कि यहाँ पे थायो टाइप की चीज़ें जो आपको दिखेंगी ये आपकी आर्गेनोफॉस्फेट्स में आएंगी। अभी स्ट्रक्चर्स जब हम इसके आपके बताएंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। मेलाथायोन, पैराथायोन, DFP, और यहाँ पे क्या होता है आपका क्लोरफायरिफोस, इकोथियोफेट, और जितनी भी आपकी नर्व गैसें रहती हैं टाबून, सेरीन, सोमान, ये सब किसमें आती हैं आपकी आर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग में, आर्गेनोफॉस्फेट की कैटेगरी में आती हैं, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो आपका कार्बामेट्स है वो किस में आती हैं, कौन कौन सी ड्रग आती हैं आपकी कार्बारेल, प्रोबोक्सर और यहाँ पे LD कार्ब। इसको कैसे याद रखोगे, कार्बामेट्स में आप देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये कार निकल के आ रहा है, कार, और इसमें भी क्या लिख के आ रहा है आपका LD कार्ब, ध्यान रखोगे। ठीक है, और एक आप यहाँ पे साथ में याद रख लो कार हमारी, ठीक है, कार जो है उसमें से एक और अपना याद कर लो प्रोपोक्सर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कैटेगराइज वाइज करके आप जब याद करोगे तो ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कार्बामेट्स है, कार हमारी प्रॉपर तरीके से चलती है, कार क्या है, कार हमारी जो है क्या चलती है, प्रॉपर सही चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है, कार हमारी प्रॉपर सही चल रही है। तो कार से क्या याद रखोगे आप, कार्बारेल याद रखोगे। ठीक है, प्रो से क्या याद रखोगे आप, प्रोपोक्सर याद रखोगे, और फिर अगर एक कार से क्या याद रखोगे, LD कार्ब याद रखोगे। ठीक है, तो इससे क्या है, ऐसे आप छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओगे तो आपका पूरा कोलिनर्जिक ड्रग का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से याद करिए, सारी ट्रिक मैंने आपको समझाई है। देखिए क्लासिफिकेशन आप ट्रिक के माध्यम से ही बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आइए आगे। ठीक है, आगे यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी समझ लेते हैं धीरे से। ठीक है, यहाँ पे क्या है एस्टाइल कोलिन। ठीक है, एस्टाइल कोलिन के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। यहाँ पे एस्टाइल कोलिन में क्या होता है, ये देखिए एसिटाइलेशन। सबसे पहले इतनी चीज़ पर आप फोकस करिए। ठीक है, एस्टाइल कोलिन की बात हो रही तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसमें एसिटाइल वर्ड कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एस्टाइल आपकी मोइटी कहाँ पे, तो आप एस्टाइल देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो ब्रिज है ये आपका कौन सा ब्रिज है, ये आपका इथाइल ब्रिज लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा है, ये क्वाटनरी, यहाँ पे क्वाटनरी नाइट्रोजन यहाँ पे है। ये चीज़ किसमें है, एस्टाइल कोलिन में है। और एस्टाइल कोलिन जो है वो आपका क्लिनिकली यूज नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है बहुत जल्दी से क्या होता है मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए आपकी ये बॉडी में ही बनता है। इसको क्लिनिकली बाहर से नहीं देते क्योंकि मेटाबोलाइज हो जाता है। उसके बाद आपका आता है किसमें, कौन सा है, मेथाकोलिन। ठीक है, मेथाकोलिन है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसका यहाँ पे जो आपका इथाइल ब्रिज पे था, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, मेथ से आप याद रखोगे। मेथ का मतलब क्या होता है, मीथेन। तो आप याद रखना यहाँ पे क्या जुड़ गई आपकी एक मीथेन, बदले तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपका ऐड हो गया। मेथ से आप मिथाइल याद रखोगे तो क्या जुड़ गया आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो ऐसे करके ही याद करने होते हैं, ऐसे ही ब्रिज जो बने होते हैं उनको याद करना होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, जिसके लिए हम कौन सा मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करने के लिए इसको यूज किया जाता है मेथाकोलिन को। ठीक है, और यहाँ पे मेथाकोलिन से आप याद रखोगे मायोकार्डियम भी आप याद रखोगे। ठीक है, मायोकार्डियम जो आपकी मेथाकोलिन होती है ये मायोकार्डियम में भी यूज होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है आपका बिथेनिकोल। अब बिथेनिकोल को भी आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, बिथेनिकोल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बिथेनिकोल में आपका क्या रहता है, जो आपका यहाँ पे CH3 लिखा होता है, ठीक है,
वो यहाँ से आपका रिमूव होके यहाँ से क्या ऐड हो जाता है, आपका NH2 हो जाता है, किसमें, बेथेनिकॉल में हो जाता है। बाकी आपका जो यहाँ पे जिस तरीके से मेथाकोलिन का स्ट्रक्चर रहता है उसी तरीके से आपका सेम बेथेनिकॉल का होता है, बट यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, NH2 जुड़ जाता है। ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखोगे। इसकी कोई यहाँ पे क्या रहती है, निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं होती। यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, ये बात यहाँ पे आप याद रखोगे। बेथेनिकॉल का क्या यूज़ है, यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर में यूज़ करते हो, निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं होती है। मेथाकोलिन एम से याद रखोगे मायोकार्डियम पे यूज़ होती है, और इसका यूज़ करते हैं मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट में डायग्नोसिस करने के लिए, किसके, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी में, याद रखोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, स्टाइलकोलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके तरीके से है, मेथाकोलिन का सेम है, बस यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, और मिथाइल और आपका मेथाकोलिन बेथेनिकॉल की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, आपका NH2 जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप ये। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम और नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पिलोकार्पिन आपकी कहाँ पे यूज़ होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए आप, यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होती है, आपकी जो आपकी ग्लाइकोमा होती है उस कंडीशन में आपकी ये यूज़ होती है पिलोकार्पिन, ध्यान रखिएगा, और स्ट्रक्चर्स पर आप फोकस करिए, ठीक है। ये रहता है आपका पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर। कार्बाकोल, ठीक है, यहाँ पे कार्बाकोल, इसमें क्या रहती है, आपकी बोथ निकोटिनिक और मस्करेनिक एक्टिविटी दोनों होती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन रहा है यहाँ, वो बन रहा है आपका सेबीमेलिन ड्रग के साथ स्टूडेंट्स। जो आपकी सेबीमेलिन ड्रग रहती है, ये रहती है किसके लिए यूज़ होती है, ये आपका जब आप देखते हो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की जो आप देते हो किसी पर्सन को, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आप देते हो, तो एंटीकोलिनर्जिक में क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है उसको क्या हो जाता है स्टूडेंट, उस पर ड्राई माउथ की कंडीशन आ जाती है, उसको क्या होता है, ड्राई माउथ हो जाता है। तो जब ये क्या है, एक तरीके से एंटीकोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट है, तो उस कंडीशन में आप देखते हो ड्राई माउथ को यहाँ पे इस जो सिंड्रोम होता है उसमें आपके ड्राई माउथ को जो ट्रीट करने के लिए, ड्राई माउथ को ट्रीट करने के कौन सी ड्रग आप देते हो, सेबीमेलिन ड्रग यहाँ पे देते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्राई माउथ को ठीक करने के लिए अगर कोई ड्रग दी जा रही है तो वो कौन सी ड्रग दी जा रही है, सेबीमेलिन दी जा रही है, ठीक। ये यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। इनकी मोइटीज़ को भी याद करते चलिए, स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए, और सेबीमेलिन के स्ट्रक्चर्स को भी आप यहाँ पे याद करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, आपका सेबीमेलिन में क्या रहता है, आपका स्पाइरो कंपाउंड रहता है, इतनी बात यहाँ पे आप याद रखिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप समझते हैं क्या है स्टूडेंट्स। अब हमने देखिए यहाँ पे अभी जितने भी आपके स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़े, आपके जो आपके डायरेक्ट एक्टिंग थे, अब हम इनडायरेक्ट एक्टिंग पर आते हैं। इनडायरेक्ट आपके कितने हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दो तरीके के हैं। रिवर्सिबल में हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल में कौन सा आपका आता है, सबसे पहले आप देखिए फाइसोस्टिक मीन है, और फाइसोस्टिक मीन में आप देखिए यहाँ पे कौन सी है, इसमें कार्बामेट आपका रहता है, क्या रहता है, ये कार्बामेट यहाँ पे मोइटी रहती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, फाइसोस्टिक मीन में क्या होता है, कार्बामेट रहता है, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। क्या रहती है, ये 3rd डिग्री होता है इसमें, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होता है, इसीलिए क्या करती है, ये आपके BBB को क्रॉस कर जाती है। लेकिन जो आपका न्योस्टिक मीन होता है वो क्या रहता है, क्वार्टरी रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्लाइकोमा और एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये क्या होता है, एज ए एंटीडोट की तरह यूज़ होती है। उसके बाद आपका आता है पायरिडोस्टिक मीन, ठीक है। पायरिडोस्टिक मीन कैसे याद रखोगे, पायरी से निकल रहा है, देखिए पायरी, ठीक है। तो पायरी मतलब पायरिडीन, ठीक, क्या हुआ, पायरिडीन, तो क्या होता है आपका, इसमें पायरिडीन मोइटी पाई जाती है, किसमें, पायरी से निकल रहा था, पायरिडोस्टिक मीन, तो आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। और ये किस में यूज़ होती है, आपका देखिए लॉन्गर एक्टिंग देन, ये न्योस्टिक मीन से लॉन्गर होती है, ठीक है। और इसका यूज भी न्योस्टिक मीन की तरह ही रहता है। एट्रोपिन एडेड फॉर द न्यूरोमस्कुलर यूज टू अवॉइड द मस्कुलिनिक, इस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आप इतने चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये कि जो आप जिस तरीके से न्योस्टिक मीन का यूज़ करें, अभी हम आपको बताते हैं वो BBB को क्रॉस नहीं कर पाती, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से पायरिडोस्टिक मीन का भी सेम यूज़ है। बट यहाँ पे अगर आप एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्पज़ से देखोगे तो यहाँ पे क्या रहता है, आपका पेरिडीन रहता है। तो आप इसको ऐसे करके याद कर लो कि पायरिडोस्टिक मीन में कौन सी मोइटी रहती है, आपकी पेरिडीन रहती है। फाइसोस्टिक में कौन सी रहती है, कार्बामेट रहती है, याद कर लो बिल्कुल बहुत अच्छे से। टैक्रीन, ठीक है, टैक्रीन क्या है, एक ड्रग ऑफ चॉइस, किसके, एल्जाइमर में है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी मेन मोइटी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टैक्रीन में रहती है आपकी एक्रीडीन, क्या रहती है, एक्रीडीन मोइटी रहती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
साथ साथ में कोलॉजी के साथ साथ में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी उतनी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एल्जाइमर में क्या है, यहाँ पे ये पहले यूज़ होती थी एल्जाइमर में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह ये यूज़ करी जाती थी, लेकिन अब क्या है, डोनापेजिल और रिवास्टिमिन और जेलेंटामाइन को क्या किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद नियोस्टिगमिन के बारे में बताते हैं आपको। नियोस्टिगमिन, ठीक है, नियोस्टिगमिन क्या है, देखिए ये ट्रिपल यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाता है, किसको, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता है, ड्यू टू किसके बाद, किसकी वजह से, क्वाटनरी की वजह से है, क्या करता है, ट्रिपल बी को यहाँ पे ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसका जो मेन यूज़ होता है नियोस्टिगमिन का, किसमें रहता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हो। कोबरा बाइट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबरा बाइट में कौन सी ड्रग यूज़ करते हो, तो आपको याद रखना है कोबरा बाइट में कौन सी ड्रग आप यूज़ करते हो। कोबरा बाइट में जो आपकी ड्रग यूज़ होती है स्टूडेंट्स, वो रहती है आपकी यहाँ पे नियोस्टिगमिन। ठीक है, और यहाँ पे पैरालिटिक इलियस में भी यही यूज़ करते हो। यूरिनरी रिटेंशन में आपकी नियोस्टिगमिन यूज़ होती है। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट को रिवर्सल में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, उसमें भी आपकी नियोस्टिगमिन ही यूज़ होती है। इड्रोफोनियम, इड्रोफोनियम कैसे याद रखोगे आप, यहाँ पे इड्रोफोनियम, ठीक है, तो यहाँ पे पीएच निकल रहा है फोनियम, तो पीएच से आप याद रखोगे फिनॉल, क्या याद रखोगे, फिनॉल। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आता है, यहाँ पे फिनॉल निकल के आ रहा है, ये देखिए, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन याद रहता है, ये क्या रहता है, क्वाटनरी, तो क्वाटनरी से ही आप ये याद कर लेते हो, तो आपको ये याद रहता है, आप कभी नहीं भूलते हो। रहता बिल्कुल आपका इड्रोफोनियम नियोस्टिगमिन का सेम स्ट्रक्चर रहता है, बट यहाँ पे इतनी मोइटी को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ फिनॉल फिनॉल रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, रिवास्टिगमिन। ठीक है, रिवास्ट, और यहाँ पे जो इड्रोफोनियम है, इड्रोफोनियम क्या होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, और ये किसके डायग्नोसिस में यूज़ होती है, याद रखिएगा, मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में क्या करते हो, यूज करते हो, किसको, इड्रोफोनियम को यहाँ पे यूज़ करते हो। टेंसिलॉन टेस्ट होता है, टेंसिलॉन्स में क्या करता है, इम्प्रूव्स करता है वीकनेस इफ मिस्थेनियस क्राइसिस। ठीक है, तो ये चीज़ भी, टेंसिलॉन टेस्ट भी आप याद रखोगे, किससे रिलेटेड है, आपका इड्रोफोनियम से ही रिलेटेड है। रिवास्टिगमिन को किसके लिए यूज़ करते हो, रिवास्टिगमिन को किसके लिए अप्रूव किया गया है, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं इरिवर्सिबल, जो आपके यहाँ पे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज हैं, यहाँ पे एसीसी इन्वर्टर हैं, उनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है आप देखिए, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, अपरिवर्तित एसीसी निरोधक एवं विषाक्तता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में ही समझिए, हिंदी काफ़ी टफ है इसकी। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपकी ड्रग अभी हम आपको क्लियर कर चुके हैं कौन कौन सी ड्रग थी, आपकी मैलाथायोन थी। ठीक है, पैराथायोन, डीएफए, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, इकोथियोफेट, नर्व गैसेस जिनको हम क्या होते हैं, टैबून, सेरिन, सोमान, इन तीनों के नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि नर्व गैसेस के क्या क्या नाम होते हैं, टैबून, सेरिन, सोमान होते हैं, इनको आप यहाँ पे याद रखिएगा। और कार्बामेट्स में मैंने आपको बता दिया था, अभी ट्रिक बताई थी आपको कैसे याद रखनी। कार हमारी प्रॉपर चल रही है, तो कार से क्या, कार्बामेट्स में क्या रहेगा, कार्बारिल, प्रोपोक्सर, ठीक है, और एल्डी कार्ब, ये तीन चीज़ें आपकी कार्बामेट में क्या हो गई, जुड़ जाएंगी। तो आप जब कार्बामेट याद आ जाएगा, कार्बामेट, तो फिर आप किसी भी तरीके से इन ड्रग्स को कार्बामेट की इस कैटेगरी में नहीं डालोगे कि क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, चलिए सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, इनके क्या रहते हैं, ठीक है, पिन पॉइंट पुपिल, ठीक है, सलाइवेशन करते हैं, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, डिफेक्शन करते हैं, जीआई डिस्ट्रेस करते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेटिंग कोमा, ये क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इनका ट्रीटमेंट देखिए क्या है, एट्रोपिन जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या रहता है, आपका एंटीडोट है, किसके केस में, आपका यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, साथ साथ आपके कार्बामेट पॉइजनिंग में। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन को इनकी क्या हो जा रही है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ कर रहे हो, एट्रोपिन को यूज़ कर रहे हो। एट्रोपिन क्या है, आपका एंटीडोट होता है, किसके केस में, आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में और आपकी कार्बामेट पॉइजनिंग में। यहाँ पे आपका जो प्रेलिडॉक्सिम होता है, ये क्या रहता है, आपका रीएक्टिवेटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, रीएक्टिवेटर होता है, कौन सी, ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पॉइजनिंग का रीएक्टिवेटर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन होता है, वो प्रेलिडॉक्सिम होता है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है, जो आपके ऑक्साइम्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, किसमें, कार्बामेट पॉइजनिंग में, बिल्कुल ये याद कर लीजिए। ठीक है, और जो आपकी डाई स्टाइल मोनो, जो आपकी मोनोक्साइम होती है, ये क्या करती है, क्रॉस करती है, किसको, ट्रिपल बी को,
लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोलिडॉक्सिम और जो आपकी रहती है प्रेलिडॉक्सिम और अविडॉक्सिम, ये क्या करती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं ट्रिपल बी को। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्या प्रेलिडॉक्सिम आपकी ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आपको याद रखना है प्रेलिडॉक्सिम जो होती है वो हमारी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर फोकस करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉस्फेटेस मोइटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैलाथायोन, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके की फॉस्फेटेस टाइप मोइटी पैराथायोन में भी होती है इसी तरीके की, बस यहाँ पे अंतर इसके इतना रहता है। मैलाथायोन में आपका यहाँ पे ब्रिज के पास यहाँ पे जो आपका रहता है, ये देखिए यहाँ पे सल्फर का होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रहता है। ठीक है, यही चीज़ आपकी रहती है क्लोरोपाइरीफॉस में, क्लोरो निकल के आ रहा है, आप देखिए क्लोरो लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, और साथ में पायरी से आप याद रखोगे पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन, ठीक है। बाकी आप देखिए ये फॉस्फेटेस मोइटी इसमें भी निकल रही है। उसके बाद आपका आता है इकोथियोफेट का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहता है। ओके, कार्बारेल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, प्रोपोक्सर, ये आपके किस में आते हैं, देखिए ये कार्बामेट्स में आते हैं तीनों चीज़ें। ये देखिए क्या है, ये मोइटी की कार्बामेट, यहाँ से आप कैटेगराइज कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आप क्या करोगे, कैटेगराइज कर लोगे। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एल्डी कार्ब में भी आप कार्बामेट जो आपकी मोइटी है वहाँ से आप क्या करोगे, इसको कैटेगराइज कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके आपको याद रखना है। कार्बामेट जो था इसमें देखिए आपके तीनों ड्रग में आपको कार्बामेट दिख गया। जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो आपको स्ट्रक्चर्स ये याद करने के तरीके होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत अच्छे ढंग से इनको पकड़िए। ठीक है, अब हम आपको सार बता देते हैं। यहाँ पे जो एस्टाइल कोलिन का है वो हम आपको सार भी यहाँ पे समझा देते हैं। आप देखिए जो यहाँ पे एथाइलिन ग्रुप होता है, ठीक है, एथाइलिन ग्रुप रहता है, ये जो बीच में मैंने अभी आपको बताया था जो ब्रिज टाइप का आपको दिख रहा था अल्फा बीटा, ये क्या था, एथाइलिन ग्रुप होता है। क्वाटरी ग्रुप लगा होता है, ये क्या रहता है, आपका एस्टाइलोक्सी ग्रुप रहता है। ठीक है, अब आइए आप यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इसमें से क्या रहता है, अगर आपने क्या किया, इस नाइट्रोजन जो आपका क्वाटरी नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या रहता है इसमें जो आपका क्वाटनरी नाइट्रोजन है ये, ठीक है, अगर ये क्वाटनरी नाइट्रोजन को आप क्या करें, रिमूव कर दें, इसकी जगह पे आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, ठीक है, जैसे ट्राईमिथाइल टाइप का लगा दें, या यहाँ पे जो आपका ठीक है, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन ग्रुप लगा के उसको क्या करें, आप जो क्वाटनरी था उसको क्वाटनरी को आप हटा के उसको टर्सरी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाता है, आपकी जो एक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी तभी आपकी सही रहेगी जब इस जगह पे क्या लगा होगा, क्वाटनरी, यहाँ पे अमोनिया क्वाटनरी नाइट्रोजन आपका लगा होगा। ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्वाटनरी नाइट्रोजन टू एस्टर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की इसकी बात कही गई है। ठीक है, एथाइलिन ब्रिज मस्ट बी 2 कार्बन लेंथ। एथाइलिन ब्रिज जो है, जो आपका ये क्या होना चाहिए, 1,2 बोले तो यहाँ पे सिर्फ एथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे किस पे, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हो रहा है या बीटा पे हो रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी पे क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, आपके मेथाकोलिन, पिथेनोकॉल जो हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपने वहाँ पे देखा था क्या लगा था, आपका CH3 लगा हुआ था। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ यहाँ पे जो आपका एसिटाइल ग्रुप है इसका आप क्या कर सकते हो, आपने अगर कार्बामोइल के साथ अगर इसमें आपने चेंज कर दिया लेकिन उसको हटा दिया तो भी इसकी एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको हटाया यहाँ पे क्वाटनरी को तो इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने एस्टाइल को किसके साथ, कार्बामोइल के साथ यहाँ पे इंटरचेंज किया तो कोई इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपका अमोनिया है, जो आपका यहाँ पे क्वाटनरी नाइट्रोजन लगा हुआ है, अमोनिया सॉरी, यहाँ पे जो क्वाटनरी नाइट्रोजन लगा हुआ है इसके ऊपर जो आपके यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इन CH3 में अगर आपने कोई भी चेंज किया, इनकी चैन को, लेंथ को, यहाँ पे आपने CH3 को हटा के आपने यहाँ पे इथाइल लगा दिया, आपने ब्यूटाइल लगा दिया, आपने प्रोपाइल लगा दिया, या आपने यहाँ पे क्या किया, एक हटा दिया, यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे एक हटा दिया, इस जगह पे आपने एक की चैन इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो देखिए अगर आपने क्या किया, ये जो तीनों थे, ठीक है, ऐसे समझिए, पहले रुकिए, आप इस तरीके से देखिए, क्वाटनरी यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास क्या लगा था, CH3 लगा था। ओके, आपने क्या किया, इसमें से एक ऐसा किया कि इन तीनों को आपने हटाया, इस जगह पे आपने कोई दूसरा यहाँ पे ग्रुप लगा दिया
अपने इथाइल प्रोपाइल तीनों पे आपने क्या किया है, चेंज कर दिया। तो क्या होगा आपका यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, आपकी लोअर हो जाएगी, आपकी हट जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका एक भी मिथाइल अगर इस जगह पे लगा हुआ है, अगर कोई भी मिथाइल आपका इस जगह पे लगा हुआ है, सिंगल भी मिथाइल है या आपका यहाँ पे सिंगल आपने एक मिथाइल लगा रहने दिया और आपने अगले में इथाइल लगा दिया, दूसरे में इथाइल लगा, तो क्या रहेगा, तो भी इसकी एक्टिविटी क्या रह जाएगी, रिटेन रह जाएगी। ये मॉलिक्यूल आपका फिर भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आप देखिए मिथाइल ग्रुप ऑफ एस्टाइल ग्रुप कांट बी एक्सटेंड, ठीक है। जो आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है CH3, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते किस फॉर्म में, CH2, ठीक है, CH2 इस तरीके से आप चैन लेंथ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मिथाइल लगा है तो मिथाइल से ही इसकी एक्टिविटी आएगी। यहाँ पे आप ना तो ब्यूटाइल लगा सकते हो, ना यहाँ पे आप इथाइल लगा सकते हो, ना यहाँ पे प्रोपाइल लगाओगे। अगर आपने लगाया तो क्या होगा, आपको एक्टिविटी यहाँ पे उसकी चेंज हो जाएगी। तो सार यहाँ पे इसका ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, आपका क्वाटनरी, यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा, एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें अगर आपने कुछ फ़र्क किया, ठीक है, आपने क्या किया, CH3 को हटा के आपने कुछ भी CH2 और आपने चैन बढ़ा दिया तो इसकी एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इस ग्रुप को किसके साथ, कार्बामोइल के साथ इंटरचेंज किया है तो उसकी एक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये यहाँ पे क्या निकल के आया, अल्टीमेट सार निकल के आया किसका, एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे सार निकल के आया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने आपके सामने जो डिस्कस किया है वो आपका था हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने आपको फार्माकोलॉजी के साथ साथ उसका हमने आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी पार्ट आपको समझाया है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बताना। इसके आगे हम आगे वाली क्लास में आपको एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे ऐप पर आप देख सकते हैं, ब्रेंडेस कीडियो पर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है, किस एम्स और CISF का कंबाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए, आप क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे पढ़ी हुई देखिए, तो वहाँ पे आप सारे चीज़ों को आप वहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड नोट्स भी हैं, जो आपको हैंड ई नोट्स भी वहाँ पे हैं, और साथ साथ में आपको डिजिटल नोट्स भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप हमारे ऐप ब्रेंडेस कीडियो को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोर्स को देखिए, आपको कोर्स अगर ठीक लगता है तो उस पर एनरोल होइए और अपनी पढ़ाई तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपका एम्स का 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, CISF का भी एग्ज़ाम होगा ही, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।